जी शुक्रिया। इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। असल में मैंने ये नोट किया है कि क्योंकि मैंने, जैसे आपको पता है, मेरे काफ़ी सेलिब्रिटी क्लाइंट्स हैं और इन खान साहब भी उन्हीं में से है कि यानी इन तमाम जो क्लाइंट्स हैं कि इनकी एक किस्म का लीडरशिप क्वालिटीज़ होते हैं। तो ओवरऑल आपने जुल्फी बुखारी का भी कोई केस लड़ा, अभी रेहाम खान का कोई केस था और जुल्फी बुखारी का, वो भी आपकी तरफ से गया था क्या? वो ज़रा केस के बारे में कुछ बता सकते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम महताब साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं पॉडकास्ट में। आज की पॉडकास्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपका यूके के अंदर वैसे ही बहुत बड़ा नाम है, आपने सेलिब्रिटीज़ के बहुत ज़्यादा केसेस लड़े हैं, आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है यहाँ पे आके, और ओवरऑल सबसे बड़ी बात आपने खान साहब के लिए भी काम किया है। सबसे पहला मेरा सवाल ये होगा कि आपका पाकिस्तान से कहाँ से ताल्लुक़ है पाकिस्तान में? अच्छा, मेरे वालिदैन जो है वो उनका जो ताल्लुक़ है वो मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर का है। ख़ास तौर पे हमारे घर था उधर सिटी में, जो उसको कहते हैं अपर छत्र में, लेकिन हमारा एक गांव की तरफ पे एक घर था जो बनसेरा और मुज़फ़्फ़राबाद के बीच में था। अच्छा। और ओवरऑल आप यहाँ पे जो आए तो आप बेसिकली क्या पहले से ही आपके दिमाग में था कि, या आप पहले से वकालत पाकिस्तान में भी करते हुए आ रहे थे, या यहाँ आके आपको वकालत किस तरह? असल में जब हम पहले आए थे उस वक्त मैं कुछ 4-5 साल का था, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब इंसान पहले चांद पे गया था उसी साल में हम इंग्लैंड आए थे, तो मुझे याद रहता है कि 1969 में हम आए थे। अच्छा। जी 1969 में। तो उस वक्त तो मेरा जो सारा जो एजुकेशन सबसे यहीं से शुरू हुआ। अच्छा, सारी आपने यहीं से करी और उसके बाद फिर वकालत की साइड पे गए थे। लेट मी आस्क यू कोई क्वेश्चंस, क्योंकि हम अभी के बाद में बात करते हैं थोड़ा सा। आप खान साहब के केसेस भी आपने लड़े हैं, आपने खान साहब ने आपको डिफर्मेशन के केसेस भी दिए, आपने जुल्फी बुखारी के केसेस भी लड़े आपने, और जो पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनके भी केसेस लड़े। ज़रा खान साहब की तबीयत के बारे में बताइए, खान साहब किस तबीयत के आदमी थे, और आपकी जब पहली दफ़ा मुलाकात हुई तो कैसा एक आपके साथ खुशगवार माहौल गुजरा? जी शुक्रिया। इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। असल में मैंने ये नोट किया है कि क्योंकि मैंने, जैसे आपको पता है, मेरे काफ़ी सेलिब्रिटी क्लाइंट्स हैं और इन खान साहब भी उन्हीं में से है कि यानी इन तमाम जो क्लाइंट्स हैं कि इनकी एक किस्म का लीडरशिप क्वालिटीज़ होते हैं। आप देखेंगे कि वो ज़रा हट कर, या उनकी जो आदत होती है, बर्ताव, अप्रोच, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और खान साहब का भी यही है कि वो बहुत ही यानी कि टाइम एफिशिएंट है और बड़े वो होते हैं, टू द पॉइंट होते हैं वो। उनके मैंने ये नोटिस किया था कि वो जब भी कोई बात करते थे बड़ा यानी कि रेलेवेंस के साथ, और बड़ा उनको कॉन्शियस था कि टाइम के बारे में वो बहुत कॉन्शियस होते थे कि टाइम जो है ना उनके लिए बहुत वैल्यूबल था। जी हाँ जी। तो ओवरऑल आपने जुल्फी बुखारी का भी कोई केस लड़ा, अभी रेहाम खान का कोई केस था और जुल्फी बुखारी का, वो भी आपकी तरफ से गया था क्या? वो ज़रा केस के बारे में कुछ बता सकते हैं? जी, उस वक्त मैं एक्ट कर रहा था। उस वक्त असल में जब मेरा जो पहला केस था ना, जो मैंने खान साहब के लिए थोड़ा सा मेरा इन्वॉल्वमेंट था, सबसे पहले वो था वो जो इन बोथम और एलन नाम का जो डेफेमेशन केस था। उस वक्त उस केस में खान साहब यानी कि डिफेंडेंट थे उसमें, और ये काफ़ी अच्छे पहले की बात है। और उस वक्त ये कोई किताब के ऊपर था जो खान साहब ने अपनी किताब में
एम बोथम के बारे में लिखा था, शायद उसके ऊपर डिफेमेशन किया था इमरान खान साहब के बारे में। जी, यानी कि शायद आपको याद रहेगा कि इन बोथम जो है ना, उस वक्त इन बोथम ने कहा था कि खान साहब ने उनको डिफेम किया था, कि उन्होंने बताया था कि क्योंकि उस वक्त जैसे आपको पता है कि इन बोथम और काफ़ी मीडिया में आता था, काफ़ी इस किस्म की जो बातें करता था, जो दूसरे बंदे तस्लीम करते थे कि ये शायद ये अच्छी बात नहीं है, जो भी है। तो इस सिलसिले में खान साहब ने कुछ कहा था और इन बोथम ने उनको सू किया था डिफेमेशन के बारे में। और एरन लैम जो है वो भी उनके साथ हो गए थे, दोनों ने सू किया था। लेकिन खान साहब ने वो केस जीत दिया था उस वक्त उनका काफ़ी अच्छा था, बहुत अच्छा था बैरिस्टर, खामन क्यूसी था उनके बैरिस्टर। और मुझे बुलाया गया था असल में टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट, जब वो जीत के थे, अब उसको केस से कोई इश्यूज़ थे तो मुझे रिकमेंड किया था उस वक्त। तो उस वक्त से जो है मैंने उनके लिए केसेस किए हैं, और ख़ास तौर पे यानी कि सिविल जो डिफेमेशन केसेस होते हैं, ज़्यादातर खान साहब वो फ़र्ज़, जैसे आपको पता है खान साहब काफ़ी हाई प्रोफाइल फिगर हैं, और ऐसी सिचुएशन में नॉर्मली कई पब्लिकेशंस आती हैं, कोई बंदा कोई गलत लिख देता है जिसकी वजह से पब्लिक फिगर को नुकसान पहुंच सकता है, उसकी रेपुटेशन के लिए या और कुछ फैक्टर के लिए। तो मैंने उनके लिए ये किस्म के केसेस मैंने किए थे। जी हाँ। तो ये जो इससे पहले भी खान साहब के ऊपर जो भी केसेस हुए, अभी रिसेंटली ये सुनने में आ रहा है कि इनको जो कैद किया हुआ है ये इंटरनेशनल हाई कोर्ट या इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर लेके जाया जा रहा है, उसमें भी आपका कोई अमल दखल है इसके अंदर क्या? यानी कि सॉरी, ये जो अभी ये है कि जैसे आपको पता है कि इंटरनेशनल लॉज जो है वो काफ़ी स्पेसिफिक होते हैं, ह्यूमन राइट्स के साथ कनेक्शन होता है उनमें, और ये जो एरिया ही काफ़ी ये है स्पेशलिस्ट एरिया है। तो नॉर्मली हम ये करते हैं कि कोई चंद ऐसे स्पेशलिस्ट बैरिस्टर्स होते हैं जो इस एरिया में स्पेशलाइज करते हैं। तो ये होता है कि जैसे आपको पता होगा कि बैरिस्टर को सॉलिसिटर इंस्ट्रक्ट करता है, और सॉलिसिटर जो है उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं जो केस के बारे में। तो उनका काम होता है कि इसको जो कहते हैं लीगल जो प्लीडिंग्स होती है ना, वो ड्राफ्ट करते हैं। तो ऐसी इस सूरत में जो है ना, ये जो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमने एक किस्म का कोलैबोरेशन किया था कोई चंद पाकिस्तानी लॉयर्स के साथ, और उनके साथ हमने एप्लीकेशन डाले हैं, जिनकी वजह से आपको शायद सुना होगा कि मिसेस शंदादा खान और मिस्टर अफरीदी जो है उनको रिलीज़ किया गया था। और ये जो काम है इन्हीं इंटरनेशनल बैरिस्टर्स ने। आप समझते हैं इस चीज़ से प्रेशर डलेगा पाकिस्तान के रिजीम के अंदर, जिस तरह का वहाँ पे ह्यूमन राइट्स के मसाइल चल रहे हैं इस टाइम के ऊपर, और जिस तरह सिर्फ खान साहब ही नहीं, वहाँ पे चादर और चार दीवारी का भी बड़ा एक मसला हो गया कि लोग कह रहे हैं कि लेडीज़ को वहाँ पे गिरफ्तार किया जा रहा है और उनको बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी वारंट्स के। डू यू थिंक लाइक इंटरनेशनल जो जस्टिस है वो भी इसके अंदर खुद डायरेक्टली कुछ इन्वॉल्व हो सकती हैं? हाँ नहीं, बिल्कुल। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आप देखा होगा कि जो इंटरनल जो डोमेस्टिक जो प्रोसीजर्स हैं, सिस्टम जो है, वो तो हमने कब से इन्होंने जो पाकिस्तानी लॉयर्स उन्होंने यूटिलाइज करके कोशिश की थी कि ये सब कुछ रिवर्स किया जाए, लेकिन अभी तक वो नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का जो इस वक्त जो सिस्टम है और जो प्रोसीजर्स हैं वो इनएडिक्वेट है। वो जो जस्टिस है उनके साथ उनको इस्तेमाल करके आप जस्टिस जो है ना आपको हासिल नहीं होगा उनकी इस्तेमाल की वजह से। तो बस ये है कि हम अप्लाई करें इंटरनेशनल लॉज और उसके मुताबिक हम प्रेशर डालें और उसके मुताबिक हम एप्लीकेशन डालें, ताकि ये जो है ना जो जस्ट जो रिज़ल्ट है वो हासिल हो जाए। अच्छा, और इसके साथ साथ आपने कोई पॉलिटिकल केसेस भी लिए हैं। अभी आपका नाम जो है वो मुस्लिम लीग नून के एक सरकर्दा रहनुमा थे, उनके अंदर भी आपका बड़ा नाम आया है कि आप उनका भी केस लड़ रहे थे, जिन्होंने
एलिगेशन लगाई थी मरियम नवाज़ के ऊपर और अरशद शरीफ के कत्ल के ऊपर कि उन्होंने जो है देयर वाज इन्वॉल्वमेंट एंड एवरीथिंग, उनके केस के अंदर अभी क्या पेशरफ चल रही है और कहाँ तक आप समझते हैं कि इट विल गो थ्रू लाइक दिस केस? जी, उसमें यह है कि उसमें हमारे जो क्लाइंट है वो किस्म का कंप्लेनेंट है, यानी कि वो चाहते हैं कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स प्रोसिक्यूशन शुरू किए जाए नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, और जो इससे पहले जो कोalition जो गवर्नमेंट थी उनमें जो हाई जो ऑफिस बेयरर्स थे उनका इल्ज़ाम यह है कि किस्म की कंस्पिरेसी बनाई गई थी यहाँ पे। और आपने सुना होगा कि खान साहब कभी कभी वो रेफ़र करते हैं एज द लंदन प्लान। लंदन प्लान में यही था कि उनको हटाया जाए, और जो बाद में जो कुछ हुआ है वो सब कुछ जो है ना लंदन प्लान की वजह से हुआ है। अब यह है कि वो जो इन्वेस्टिगेशन जारी है, क्योंकि ये तो काफ़ी बड़ा केस है और कॉम्प्लेक्स केस है। और जैसे आपको पता होगा कि स्कॉटलैंड यार्ड यहाँ की जो टॉप लेवल जो पुलिस है वो तो बड़े तरीके से काम करते हैं। वो कभी भी किसी केस में एकदम दाखिल नहीं करेंगे, वो देखेंगे सब कुछ इकट्ठा करके। केस इज ऑन, इज नॉट ऑफ बेसिकली ऑन है। अभी भी उनका एक मज़ीद एक बड़ा लंबा इंटरव्यू किया गया था अभी बस थोड़े लास्ट अभी कुछ हफ्ते पहले, और जो बहुत सीनियर ऑफिसर्स हैं उन्होंने इंटरव्यू किया था हमारे क्लाइंट को। और उसके बाद जो है ज़ाहिर है कि जो कुछ उस इंटरव्यू से निकलता है उस पर भी मज़ीद वो गौर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, शायान अली एक बच्चा है यहाँ पे जिसका उसने भी बड़े लोगों के ऊपर केसेस भी किए हुए हैं, उसके ऊपर भी केसेस हुए हैं, उसकी एजुकेशन के लिहाज से भी उसको स्कूल के अंदर और कॉलेज के अंदर उसकी शिकायतें भी गई। उसका भी एक बड़ा केस हुआ है कि उसने कोई डिफेमेशन का केस किया था, उसके खिलाफ खबर चलाई गई न्यूज़ चैनल्स के ऊपर, किसी के ऊपर। वो भी आपने केस किया था, उसका क्या सीन था? जी बिल्कुल। उसमें यह है कि जैसे आपको याद होगा कि जियो न्यूज़ और दुनिया न्यूज़ का एक ब्रॉडकास्ट था जिसमें उन्होंने दिखाया था कि नवाज शरीफ साहब अपने ऑफिस से निकलते वक्त उन्होंने बताया था उस वक्त कि शायान अली ने उन पे कोशिश की थी हमला करने के लिए, कातिलाना हमला। जी। और काफ़ी जो ये काफ़ी उस पर काफ़ी बड़ी बात थी कि सुप्रीम लीडर है उन पे कोशिश की थी हमला करने के लिए, और ये काफ़ी उस पर काफ़ी बड़ी खबर थी। और असल में फिर ये हुआ कि जो आउटवर्डली जो दिखाया गया था वो ये था कि उन पे कोशिश की गई थी इस हमले करने की, और उनका गार्ड जो है उसको भी ज़ख्म हो गया था, और उनके गार्ड ने बड़ा हीरोइकली उनको डिफेंड करके उनको ये प्रिवेंट किया था ये हमला। लेकिन असल में ये बात सही नहीं थी, क्योंकि असल में शायान अली उस वक्त सिर्फ वहाँ पे गया था कुछ देखने के लिए, दोस्त को दिखाने के लिए, और वैसे ही उनका जो गार्ड था उन्होंने उन पे ज़रा अग्रेसिवली पेश आया था। और नवाज शरीफ साहब तो वहाँ पे थे ही नहीं वहाँ पे उस वक्त। और ये पूरी टोटल खबर यानी कि ये गलत साबित हुई यानी। जी। और उसके बाद फिर इनकी कोई कंपनसेशन वगैरह भी उन्होंने क्लेम करी? अभी वैसे केस चल रहा है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में चल रहा है। तो अभी वो ये जो केसेस है ना एकदम नॉर्मली एकदम नहीं खत्म होते। अगर दूसरी पार्टी सेटल नहीं करती तो फिर एकदम नहीं खत्म होते, वो उनका एक किस्म का। बट ओवरऑल शायद को इसमें रिलीफ मिला है, यानी कि उसकी बात को माना गया कि वाकई उसको जो है उसने कोई ऐसी हरकत नहीं करी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये जो शायद आपको याद होगा कि
जब ये हुआ था फिर शाहिन अली हमने फिर कंप्लेंट किया था ना ऑफकॉम को, और ऑफकॉम का फैसला आया था शाहिन अली के हक़ में कि उनके ख्याल से ये गलत हुआ था जो हुआ था शाहिन अली के साथ। और ये जो फैसला जो है हमने इसको जो है ना हमारे केस में शामिल करके हमने पेश किया है। तो अभी केस चल रहा है, तो शायद मैं इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन बता नहीं सकता, लेकिन वो अभी चल रहा है, तो उम्मीद है इंशाल्लाह उसका नतीजा अच्छा होगा। इसके अलावा कौन से ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं, मुझे आपके बारे में पता लगा और आपकी अक्सर बेशतर हम पोस्ट भी देखते हैं कि आप बॉक्सिंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं एंड यू आर ऑल्सो अ बॉक्सर। क्या सेलिब्रिटीज़ के अंदर कोई बॉक्सर भी आपके कोई दोस्त हैं जिनके अपने केसेस लड़े हैं या आपके वैसे भी दोस्त हैं? जी हाँ, स्पोर्ट्स यानी कि मेरे काफ़ी स्पोर्ट्स फिगर्स हैं, वसीम अकरम और मेरे केस के तो, और मोंटी पानेसर जो यहाँ के इंग्लैंड प्लेयर है, आमिर खान, और जो इंटरेस्टिंग केस था वो भी एक दूसरा था मेरा, वो कैश अली जो हैवीवेट बॉक्सर है, उसका सवाल आपको याद होगा कि उनका मुकाबला था डेविड प्राइस के साथ और मैनचेस्टर में, और बॉक्सिंग मैच के दरमियान अनफॉर्चुनेटली वो उनको अक्यूज किया गया था, उन्होंने उसको डेविड प्राइस को बाइट किया था उन्होंने, तो वो काफ़ी फैल गया था ये कि किस्म का बैड पीआर बन गया था ना कैश अली के लिए, उन्होंने बाइट किया था डेविड प्राइस को, और वो फिर डिस्क्वालीफाई हो गया था ना इस वजह से। और काफ़ी लोग कहते थे कि उसको लाइफ टाइम बैन मिलनी चाहिए, जैसे माइक टायसन के साथ भी ऐसी हुआ था, हॉलीवुड के साथ उनका बॉक्सिंग मैच था, और काफ़ी ये इसमें यही था कि लोग कहते थे उसको लाइफ टाइम बैन होनी चाहिए, वापस उसको कभी भी बॉक्सिंग नहीं आनी चाहिए। और मैंने उसको रिप्रेजेंट किया था ब्रिटिश बॉक्सिंग बोर्ड कंट्रोल के हियरिंग में, मैंने काफ़ी रिप्रेजेंटेशन किए, और आखिर पे फैसला ये था कि उसको सिर्फ 6 महीने का बैन मिला था, और 6 महीने के बैन तो प्रोफेशनल फाइटर के लिए कुछ नहीं होता है। जी ये तो उनको टाइम जरूरत होती है प्रिपेयर करने के लिए। जी हाँ, तो वो काफ़ी अच्छा था। इसके साथ साथ आपका म्यूजिक से भी बड़ा ताल्लुक है, आपके कोई दोस्त हैं वो एल्विस प्रेस्ले को भी बड़ा अच्छा गाते हैं, जो कि खुद भी पाकिस्तानी है, और उसके अलावा आपका म्यूजिक में वैसे भी म्यूजिक किस टाइप का सुनते हैं आप? अच्छा, sorry, मेरे को music जी, what kind of music you like? And you are also involved into Western music as well. Elvis Presley, there's a one guy from Pakistan के कोई है, and he's your friend as well. Tell us about him as well. अच्छा, बिल्कुल। असल में जब अताउल्लाह खान साहब जब यहाँ पे होते थे, मैंने उनके लिए भी एडवाइस दी थी जब वो होते थे यहाँ पे लंदन में, फिर वो मूव हो गए थे। वो भी काफ़ी अच्छे इंसान और अच्छे म्यूजिशियन भी हैं इस गैलरी साहब, और मैंने उनके लिए भी काम किया था। लेकिन जब यहाँ पे वो रिसेंटली हमारे जो क्लाइंट्स हैं, एक्टर है जो नंबर 1 जो एल्विस कहते हैं, एल्विस ट्रिब्यूट आर्टिस्ट, और वो BBC पे भी आए हैं, बहुत अच्छे हैं, बड़े प्रोफेशनल है वो, साल बशीर नाम है उनका, और वो इस वक्त कोशिश करें हम उसको यानी कि उसकी प्रमोशन किए जाए, और वो और भी मेन स्ट्रीम को वो भी है। और दूसरा मेरा क्लाइंट है वो माइकल जैक्सन का जो है, माइकल जैक्सन जो है वो, और फनी बात यह है कि वो दोनों जो है पाकिस्तानी है। अच्छा। जो माइकल जैक्सन भी पाकिस्तानी, हाँ, माइकल जैक्सन वो भी पाकिस्तानी है। और ये जो सबसे जो देखने वाली बात ये है कि दोनों जो है इन्होंने इतना पोजीशन यानी कि नंबर 1 पोजीशन हासिल की है कि दोनों जो बड़ी मेहनत करके ऊपर आए। बहुत सारी मुश्किलात से आते हैं लोग यहाँ पे केसेस लड़ने के लिए। ओवरऑल आप क्या समझते हैं एज ए पाकिस्तानी नेशन, कितनी मेहनती नेशन है, और वो यहाँ के ऊपर जो नाम कमाते हैं वो कितनी मेहनतों के बाद बनाते हैं, क्योंकि पाउंड आसमानों पर तो नहीं लटके होते हैं। दे वर्क वेरी हार्ड, दे बिल्ड देयर नेम एंड देन दे शाइन। बेसिकली व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट पाकिस्तानी पीपल, क्योंकि आपके पास अक्सर और बेशतर केसेस आते होंगे, आप नई चीज़ें उनकी देखते होंगे कि कितने मुश्किलात के माहौल में से वो गुजर के आते होंगे। व्हाट डू यू वांट टू से?
نہیں بالکل. پہلی بات یہ ہے دیکھو کہ پاکستان بننا تھا مسلمانوں کے لیے. پاکستان جو ہے میرے انفارمیشن میری نالج سے واحد دوسرا نیشن ہے کہ جو بنایا گیا تھا مذہب کی بنیاد بیسس پہ مسلمس, کیونکہ ان کو کافی, جیسے آپ کو پتہ ہے, ان کا کافی پرسیکیوشن اور کافی ہیومن رائٹس ابیوزز ہوتے تھے. تو ان کے لیے قائد اعظم صاحب نے بڑا جو ہے بڑا اچھا کام کیا اور پاکستان بنایا. اور یہ دیکھتے ہوئے ہم نے یہ ریکگنائز کرنا چاہیے کہ ہمارا جو اپروچ ہے تھوڑا سا مذہب کے ساتھ لنکڈ ہے. اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں ایک کانسیپٹ ہے, اس کو کہتے ہیں احسان, یعنی کہ جو بھی آپ زندگی میں جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم کریں ٹو دا بیسٹ آف آور ابیلٹی, یعنی کہ ٹاپ سے. اگر کیا یا نہ کیا وہ ڈفرنٹ بات ہے, یعنی کہ ٹارگیٹ ہی ہونی چاہیے بیسٹ. مجھے بڑا اچھا ایک مثال میں مجھے آپ کو دے سکتا ہوں کہ جب محمد علی کو پوچھا گیا تھا کہ اگر آپ باکسر نہ ہوتے تو آپ پھر کیا کرتے, اور مجھے یہ ان کی بڑی مجھے یاد ہے اور بڑا انسپریشنل انٹرویو انہوں نے دیا تھا. اور انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر میں باکسر نہ ہوتا کہ میں جو بھی میں کام کرتا, جو بھی مجھے لائف میں جو بھی جاب مجھے دیا جاتا, میری کوشش ہمیشہ یہ ہوتی کہ میں سب سے بیسٹ کروں. اور اگر میں ڈسٹبن مین بھی ہوتا, دوسرے بندہ ایک ڈسٹبن پلے کرے گا, میں 10 ڈسٹبن کلیئر کروں گا. تو یعنی کہ مقصد یہ ہے کہ آپ جو بھی کریں گے بڑا دل لگا کے کرنا چاہیے اور اچھے کام کریں. ان دی اینڈ خان صاحب اس ٹائم وہاں پہ قید ہے. آپ پی ٹی آئی کی لوگوں سے بھی رابطے میں ہوتا ہے, آپ ویسے اپنا آفیشیل اپنی جاب بھی کرتے ہیں, لوگوں کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں. ایز اے پاکستانی what do you think about خان صاحب کی پاکستان کے ساتھ sincerity? What do you think about, is he sincere with Pakistan? Is he really think about Pakistani? Is he really want to build Pakistan? What is your take? اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ خان صاحب ایک بہت ہی ایگزامپلری لیڈر ہے, ٹھیک ہے. اصل میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایسے لیڈرز آتے ہیں جو اس کو کہتے ہیں ahead of their time ہوتے ہیں, اور کیونکہ وہ ahead of their time ہوتے ہیں جو اس وقت جو کامن جو کنسنسس ہے وہ شاید ڈفرنٹ ہوتا ہے جو ان کا جو اپروچ ہے یا ویژن ہے یا جو بھی ہے. ہسٹری میں آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو ریولیوشنری جو لیڈرز آتے ہیں ان کی تھنکنگ ahead of their time ہوتی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا خان صاحب کا جو ویژن تھا وہ یہی تھا کہ کیونکہ اگر موجودہ جو سچویشن دیکھا جائے, کرپشن جو ہے بہت ہی ہائی لیول پہ ہے پاکستان میں. پی ٹی آئی کی آنے کی وجہ سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ there is a sea change of public thinking. But do you think he is sincere? Because آپ ان کے کیسز بھی لڑ رہے ہیں, ان کے لوگوں کے ساتھ بیٹھے. Do you think he is a really sincere guy and he is the right person to پاکستان کے لیے right person تھا؟ بالکل رائٹ پرسن, بالکل. دیکھو پاکستان کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ایکسٹرنل انفلوئنس, اور یہ جو ایکسٹرنل انفلوئنس ہے اس کی وجہ سے لیٹ 60s سے اب تک یہ جو ایکسٹرنل انفلوئنس ہے اس کی وجہ سے ہمیں دبایا گیا ہے. اگر سوچا جائے کہ اب تو ایوب خان کے طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اتنا ایڈوانس نیشن تھا, پر اب آپ سمجھتے ہیں کہ خان ایک دبنے والا نہیں بندہ تھا جس کی وجہ سے اس کو یہ پرابلم میں آیا, اینڈ ہی از اے پراپر سنسیئر گائیڈ فار پاکستان. وہی اس کے علاوہ خود دیکھ لیں کہ خان صاحب کے علاوہ کوئی ایسا بندہ ہے جن کی ویژن خان صاحب کی طرح ہے. بیسیکلی میرا سوال اصل میں یہی تھا کیونکہ آپ ان کے قریب تھے, آپ نے ان کے سارے دیکھا ہوا بھی ہے, اور یو آر مور into the politics because you are working as a solicitor but you know exactly what's going on in Pakistan as well. But thank you very much مہتاب صاحب, آپ کا شکریہ آپ کے ٹائم کا, and I hope ہم ایک اور ضرور نشست کریں گے, and then we will talk more about, and people wherever people want to ask you
अगर कोई सवालात होंगे लोगों के तो वो मैं आपसे लाजमी पूछूंगा। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बहुत। थैंक यू।